फ्रेंड्स, उत्तम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कोशिका के बारे में देखा था, तो आज हम लोग उसके आगे देखते हैं कोशिकाओं के संगठन क्या होते हैं, मतलब उनके जो कॉम्पोजिशंस होते हैं, उसके अंदर जो अंगक होते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अगले वीडियो में हम लोग कोशिका के अंगकों के बारे में देखेंगे। तो आज देखेंगे हम लोग कि कोशिकाएं किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, उनके संगठन क्या होते हैं, मतलब उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है और वे किस तरह से कार्य करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोशिकाएं किससे बनी होती है। कोशिकाएं जो होती है अपने कुछ महत्वपूर्ण घटकों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग कोशिकांग भी कहते हैं। जो कोशिका के अंदर छोटे छोटे अंगक होते हैं उसे ही हम लोग कोशिकांग कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यह होगा हम लोग का कि कोशिकांग किसे कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो घटक होते हैं उसे कोशिकांग कहते हैं। 3 मुख्य गुण पाए जाते हैं कोशिकाओं में, जिसे हम लोग फर्स्ट कोशिका झिल्ली कहते हैं, दूसरा केंद्रक कहते हैं और तीसरा कोशिका द्रव्य कहते हैं। आइए देखते हैं। कोशिका झिल्ली, सेकेंड केंद्रक, एंड थर्ड इज कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग जीव द्रव्य भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोशिका में जो क्रियाएं होती है कोशिका द्रव्य से ही इसी के थ्रू होती है, इसीलिए इसको जीव द्रव्य भी कहा जाता है। जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म, केंद्रक को न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और एक बात बता दें कि कोशिकाओं के अंदर जो क्रिया होती है और बाहरी पर्यावरण या फिर वातावरण से जो परस्पर क्रियाएं होती है, मिलकर जो कोशिकाएं काम करती हैं, वो इन्हीं तीनों गुणों या फिर घटकों के कारण ही संभव हो पाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं कोशिका झिल्ली। सबसे पहले कोशिका झिल्ली में हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली होती क्या है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कि अपने कोशिकांगों को बाहरी वातावरण से अलग करके रखती है। इसे हम लोग कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। इसके 2 नाम हैं, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है इसका मेन काम यही होता है कि यह अपने से होकर जो पदार्थ होते हैं कोशिकाओं के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिससे कि कोशिकाएं क्रिया करती है। तो कोशिकाओं के अंदर जो आदान प्रदान होता है पदार्थों का, वो कोशिका झिल्ली के ही या फिर प्लाज्मा झिल्ली के ही थ्रू होता है। और ये कुछ चुने हुए पदार्थों को भी अपने से होकर पास होने देता है, इसलिए इसे वर्णात्मक परागम्य झिल्ली या फिर चयनात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णात्मक परागम्य झिल्ली या फिर चयनात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। परागम्य झिल्ली कहते हैं। इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं इंग्लिश में, जो कि इसका मतलब क्या होता है, वर्णात्मक या फिर चयनात्मक। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ ही होता है वर्णात्मक से हम लोग को क्या लग रहा है सुनने से, मतलब जो वर्गीकृत करे, या फिर चयनात्मक से जो चयनित करे, मतलब जो चुने हुए पदार्थों को ही अपने से होकर पार होने देता है। जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, इसकी जो बाहरी आवरण है ये इसकी झिल्ली है। मान लीजिए जैसे कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, तो ये एक चुने हुए पदार्थ को आने देता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन को अपने अंदर आने दिया, मतलब ऑक्सीजन सिलेक्टिव किया गया है, चयनात्मक है, मतलब ऑक्सीजन को ही अपने अंदर जाने देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से बाहर निकालेगा। तो ये बीच में जो बैरियर का काम करता है यही कोशिका झिल्ली होता है, जो कि चुने हुए पदार्थ को अपने से आर पार आने जाने देता है। इसीलिए इसका नाम वर्णात्मक परागम्य झिल्ली है, और इसको हम लोग चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कर सकते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं। परागम्य झिल्ली को परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं और वर्णात्मक होता है इसलिए सिलेक्टिवली। तो आइए आगे देखते हैं। ये जो परागम्य झिल्ली जो है, जो चयनित करके पदार्थों को अपने से आर पार करता है, इस प्रक्रिया को विसरण प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण प्रक्रिया। मतलब
पदार्थों का कोशिका के अंदर आने जाने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, इसको विसरण प्रक्रिया होती है। और बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जड़ों में जल का, नाइट्रोजन का आदान प्रदान जो होता है वो विसरण प्रक्रिया के ही द्वारा होता है। जल के जो अणु होते हैं अगर कोशिका के अंदर आते या जाते हैं, मतलब आर पार अगर होते हैं, उनका आदान प्रदान अगर कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है तो उसको विसरण प्रक्रिया ना करके हम लोग परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। सॉरी, पेड़ पौधों के जो जड़ों में जो आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है जल के अणुओं को, वो विसरण से नहीं परासरण से होती है, इसके थ्रू होती है। सॉरी, मैंने गलती बोल दिया था कि विसरण से होती है, वो परासरण विधि के द्वारा होती है। और अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव, उसके अंदर जो होता है परासरण की विधि के द्वारा, परासरण की विधि नहीं, उसमें एक स्पेशल केस हम लोग देखते हैं। अमीबा जो होता है जिसका स्ट्रक्चर आप लोग बुक में देखे होंगे, किसी भी टाइप का होता है अमीबा। इसका अंदर जो प्रक्रिया होता है भोजन को पाचन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। मतलब एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, जो कि एक मुख्य भूमिका निभाता है अमीबा के लाइफ साइकिल में। आगे हम लोग देखते हैं विसरण की प्रक्रिया जो होती है। विसरण की प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं, जिसको हम लोग समझते हैं कि ये होता कैसे है। आइए देखते हैं विसरण की जो प्रक्रिया होती है ह्यूमन बॉडीज में, मतलब मानवीय शरीर में या फिर किसी भी जीव शरीर में देखने को मिलते हैं। हम लोग अपने शरीर का बात करते हैं। हम लोग के शरीर में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन के वायु लेते हैं, ऑक्सीजन के रूप में O2 ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। तो क्या होता है हमारे फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के थ्रू कोशिकाओं तक पहुंचती है ऑक्सीजन। फिर इसका क्या होता है, ये पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू घूमती है और अपशिष्ट होकर किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो होता क्या है, जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कंसंट्रेशन, तो होता क्या है, ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, मतलब हमारे खून में जो अशुद्धियां होता है उसको कैरी करता है, मतलब संवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, एक बात आप लोग को बताना भूल गया, नेचर प्रकृति में कोई भी चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही गति करता है, मतलब फ्लो करता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। मीन्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसलिए होता क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कोशिका में तो पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड में जो कंसेंट्रेशन होता है, जो सांद्रता होता है, वो कोशिका में बढ़ जाता है। बाहरी वातावरण के बाहरी वातावरण के कंपैरिजन में कोशिका के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो बढ़ गया तो क्या होगा, यहाँ का कंसेंट्रेशन क्या हुआ, यहाँ तो कंसेंट्रेशन जो था वो हाई हो गया, बढ़ गया बाहरी वातावरण के मुकाबले। तो बाहरी वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या होगा, लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, मतलब वातावरण में विलीन हो जाएगा। इसी के जस्ट उल्टा हम लोग देखेंगे क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बॉडी में ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन का कमी होगा, इसको मिटा देते हैं। ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। O2 हम लोग का शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सांद्रता कम हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, बाहरी वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसकी सांद्रता हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, ऑक्सीजन जो है वो बाहरी वातावरण से हमारे शरीर में एंटर करेगा लंग्स के थ्रू। तो यही होता है, एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आदान प्रदान होता है पदार्थों का। क्या हुआ, ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में आया, हमारे कोशिका में गया, मतलब ब्लड प्यूरिफाई किया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी चेंज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता जब बाहरी वातावरण के से अधिक हो गया तो हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा हो गया बाहरी वातावरण से, तो बाहरी वातावरण में उसकी सांद्रता कम हो गई। इसलिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहरी वातावरण में चला गया। और इसी के जस्ट उल्टा क्या हुआ, ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में कम हो गया तो
बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन हमारे शरीर में एंटर कर गया। यही एक प्रोसेस हम लोग देखते हैं, इससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी पदार्थ मूव करता है या फिर गति करता है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ और भी। मान लीजिए कोई कोशिका है, उसको अगर हम लोग किसी विलियन में या फिर किसी सॉल्यूशन में रखते हैं, जो कैसा हो, मान लीजिए कोई बीकर है, इसमें हम लोग कोशिका डाल देते हैं, इसमें कोई विलियन है, मान लीजिए नमक या चीनी का विलियन। तो नमक या चीनी का जो होता है विलियन, वो कैसा होता है, अल्पपरासारी। अल्पपरासारी दावी विलियन। अल्पपरासारी दावी विलियन मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि कोशिका के अंदर जो है, कोशिका के अंदर जो इन पदार्थों का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता जो है, वो क्या होगी, कम होगी। अब बाहरी जो विलियन हो उसमें उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, ये जो जल है, मान लीजिए जो हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं, जो घोल लिए हैं, विलियन लिए हैं, इसका सांद्रता ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कोशिका के अंदर ये घुसने लगेगा, इधर से भी घुसेगा, इधर से भी, इधर से भी। क्यों, क्योंकि हम लोग देखें कि हायर कंसंट्रेशन से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही गति करता है कोई भी पदार्थ, तो क्या होगा, कोशिका के अंदर एंटर करेगा, घुसेगा सभी तरफ से, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, कोशिकाएं फूल जाएगी, फूल के बड़ी हो जाएगी कोशिका। आगे देखते हैं हम लोग एक और बीकर ले लिए, इसमें कोई हम लोग सॉल्यूशन ले लिए, इस पर हम लोग कोशिका डाल दिए, और ऐसा सॉल्यूशन डालेंगे जिसमें कि कोशिका का जितना सांद्रता है उसमें भी मतलब जो सॉल्यूशन लेंगे उसका भी सांद्रता वही होगा, मतलब समपरासारी विलियन। ऐसे विलियन वगैरह अगर हम लोग कोशिका को रखते तो क्या होगा, पदार्थों का आदान प्रदान तो होगा, मतलब कोशिका के अंदर कुछ घुस रहा है और कुछ निकल भी रहा है यहाँ से, लेकिन होगा क्या, इसको दिखाते हैं बढ़िया से। मान लीजिए सॉल्यूशन है, कोशिका है, कुछ इसके अंदर घुस भी रहा है, कुछ निकल भी रहा है, कुछ इधर से एंटर करेगा, कुछ इधर से निकलेगा, मतलब हो क्या रहा है, पदार्थों का आदान प्रदान तो हो रहा है, लेकिन जो इनका सांद्रता जो है, जो कंसंट्रेशन है, वो हमेशा इक्वल रहेगा। इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा इक्वल रहेगा, कोशिका का भी सांद्रता घटेगा नहीं विलियन का सांद्रता घटेगा, एकदम इक्वल रहेगा, इसलिए हम लोग इसको समपरासारी बोल सकते हैं। एक और विलियन लेते हैं हम लोग, एक अनदर बीकर में, जिसमें कोशिका डाल दिए, जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा। कंसंट्रेशन क्या होगा, जिसका सांद्रता कोशिका के अंदर जो पदार्थ है उसका सांद्रता बाहरी विलियन के सांद्रता के मुकाबले ज्यादा होगा, तो होगा क्या, फिर से यहाँ पे वही होगा, हायर से लोअर की ओर मूव करेगा, फ्लो करेगा, मतलब गति करेगा, तो क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप अति परासरण परासारी दाबी विलियन। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हम लोग देखेंगे कोशिकाएं जो है वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, इसके अंदर के जब पदार्थ बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक से यही बात होगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह कोशिकाएं फूलती और सिकुड़ती हैं, किस तरह से इनके अंदर पदार्थों का आदान प्रदान होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो इसमें हम लोग दो एग्जांपल देखें, एक तो बीकर में कोशिका डाल के हम लोग देखेंगे 3 अलग अलग तरह के सॉल्यूशन में, मतलब घोल में, और एक हम लोग ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी जीव प्राणी के बॉडी का देखें जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग केंद्रक के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि उसका संरचना किस तरह से होती है और वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है और वो किन चीज़ों से बनी होती है और वो किन चीज़ों का वाहक करती है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए